हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं सतपाल चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। तो दोस्तों आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी का पार्ट 3। आई होप कि आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा और जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपके माइंड में स्टे होगा कि अलग अलग टाइप जो टर्मिनोलॉजी है वो किस हिसाब से यूज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन की। तो लास्ट जो अपना पार्ट 2 था उसमें टोटल 18 क्वेश्चन कवर किए थे, तो उससे आगे अपने चलते हैं। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं अपने। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इट इज द अमाउंट द पॉलिसी होल्डर विल गेट फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इफ ही डिसाइडेड टू एग्जिट द पॉलिसी बिफोर मेच्योरिटी। यानी यह एक ऐसा अमाउंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है जब पॉलिसी होल्डर अपनी जो पॉलिसी है वो मेच्योरिटी से पहले बंद करवाता है। तो ठीक है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाएगा, तो ये बताइए। तो इसमें जो नंबर ए ऑप्शन है वो है क्लेम वैल्यू, बी है प्री मेच्योर वैल्यू, सी है सरेंडर वैल्यू और डी है क्लोज वैल्यू। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू क्या होती है दोस्तों, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि ए ने LIC से एक पॉलिसी परचेज की जिसकी जो टर्म थी वो थी 20 साल। ठीक है, तो ये पॉलिसी थी, ये कब परचेज की, ये की मान लो 2010 में। तो इसकी जो मेच्योरिटी होनी थी, मेच्योरिटी कब होनी थी 2030 में, क्योंकि टर्म क्या थी 20 साल लंबी। बट ए ने क्या किया 2022 में इसे क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। तो जब मेच्योरिटी से पहले कोई भी पॉलिसी एग्जिट करते हैं या क्लोज करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी, सरेंडर। और सरेंडर करने पर जो अपने को वैल्यू प्राप्त होती है उसको क्या बोला जाता है, सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। और सरेंडर वैल्यू इसका एक सिनोनिम और है, यानी ठीक है उसको, यानी सरेंडर वैल्यू को अपने कैश वैल्यू भी कह सकते हैं। ये दोनों अपने को याद रखना है। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कैश वैल्यू। तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी को मेच्योरिटी से पहले बंद करवाता है, जो उसने टर्म लिया उससे पहले क्लोज करवाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सरेंडर। और उससे प्राप्त होने वाली जो वैल्यू होती है, जो पैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, कैश वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक सेक्शन भी याद रखना है, ये है सेक्शन 113। सेक्शन 113 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। यानी कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 113 में ये डिफाइन किया गया है कि कोई भी पॉलिसी जो एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कम से कम 3 साल अगर वो चली हुई है, उसी ही पॉलिसी को अपने सरेंडर करा सकते हैं। यानी कि जो पॉलिसी 3 साल कंप्लीट चल जाएगी उसी पॉलिसी को उसी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, या उसी पॉलिसी पे पॉलिसी होल्डर को क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू या फिर कैश वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 3 साल कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि पॉलिसी होल्डर ने 3 साल का फुल प्रीमियम पे किया हो। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, फुल प्रीमियम पे किया हो। फुल प्रीमियम पे करने के बाद ही, 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही कोई भी पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी को क्या करवा सकता है, सरेंडर। और ये जो क्लोज है, ये जो टर्म एंड कंडीशन है, ये किस में मेंशन की गई है, ये की गई है सेक्शन 113 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है
कि इंश्योरेंस एक्ट का जो 1938 का जो सेक्शन 113 है, ये किसको डिफाइन करता है कि सरेंडर वैल्यू या कैश वैल्यू उसी ही पॉलिसी पर पॉलिसी होल्डर को मिलेगी जो पॉलिसी पूर्ण रूप से 3 साल चली हो, यानी कि 3 साल का फुल प्रीमियम उसने इंश्योरेंस कंपनी को पे किया हो। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 है इंश्योरेंस फैसिलिटेट द रिवर्सल ऑफ लेफ्ट पॉलिसी दिस इज कॉल्ड। तो इंश्योरर जो होता है, यानी जो इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसको, पॉलिसी होल्डर को, कि वो अपनी जो लैप्स हुई पॉलिसी है उसको फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी पॉलिसी, लैप्स हुई पॉलिसी। ठीक है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रिवाइवल, बी है लोन कम रिवाइवल, सी है सरेंडर और डी है इनफोर्स। तो ये अपने को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रिवाइवल। ठीक है, ठीक है, तो जो भी पॉलिसी बंद हो चुकी है, अगर कोई पॉलिसी होल्डर चाहता है कि वो अपनी जो बंद हुई पॉलिसी को फिर से शुरू करे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रिवाइवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि कोई भी पॉलिसी है वो लैप्स कब होती है, जब कोई भी पॉलिसी होल्डर है वो प्रीमियम पे नहीं करता, यानी जब उसका प्रीमियम ड्यू हो गया तो वो पॉलिसी क्या हो जाएगी, वो पॉलिसी हो जाएगी लैप्स। ठीक है, और लैप्स हुई पॉलिसी पर पॉलिसी होल्डर को जो बेनिफिट्स मिलने हैं इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट लिया है उसके, तो वो उसको नहीं मिलते। लाइक उसको अगर डेथ क्लेम है, ठीक है, या अदर जो बेनिफिट उसको मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे लैप्स पॉलिसी पे। ठीक है, तो लैप्स पॉलिसी को अगर फिर से रिवर्सल करवाना है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी फिर से चालू करवाना है तो उसको बोला जाता है रिवाइवल। तो इसमें क्या करेगा, पॉलिसी होल्डर की जितनी भी प्रीमियम अमाउंट ड्यू है विद लेट फीस वो पे करेगा और उसकी पॉलिसी वापिस से इनफोर्स हो जाएगी, यानी वापिस से चालू हो जाएगी। ये अपने को याद रखना है। तो जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी अपनी बंद पड़ी पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए फैसिलिटी प्रदान करता है तो उसको कहते हैं रिवाइवल। ठीक है, और पॉलिसी लैप्स कब होती है, जब पॉलिसी होल्डर उस पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करता है। ठीक है, तो पॉलिसी क्या हो जाती है, लैप्स। और लैप्स हुई पॉलिसी पे जो एक्चुअल में बेनिफिट्स मिलने हैं एक इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के, वो पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलते। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए रिवाइवल की जो फैसिलिटी है वो तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, बट आपको याद रखना है कि LIC एंड मनी अदर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कोई भी पॉलिसी जो 5 साल से ऊपर, ठीक है, कोई भी पॉलिसी जो 5 साल से ऊपर लैप्स पड़ी है उसको चालू करवाने की अनुमति प्रदान नहीं करती। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो LIC एंड मनी अदर इंश्योरेंस डू नॉट अलाउ रिवाइवल आफ्टर 5 ईयर ऑफ लैप्स। ठीक है, तो 5 साल से ऊपर अगर किसी भी पॉलिसी को बंद हुए हो गए तो उस पॉलिसी को रिवाइवल नहीं कर सकते, यानी फिर से चालू नहीं कर सकते। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है ये अलाउ नहीं करती। तो ये आपको ये जो 5 ईयर का जो क्लोज है ये अपने को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ए डैश इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ए पॉलिसी होल्डर इज परमिटेड फॉर मेकिंग द प्रीमियम पेमेंट आफ्टर द ड्यू डेट। यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक एक्सटेंडेड पीरियड प्रदान करती है किसको, पॉलिसी होल्डर को। उनको परमिशन देती है कि आप अपने जो प्रीमियम पेमेंट है वो पे कर सकते हो ड्यू डेट के बाद भी। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर देना है। ए है एक्सटेंडेड पीरियड, बी है ग्रेस पीरियड, सी है बोनस पीरियड और डी है स्पेशल पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ग्रेस पीरियड। ठीक है, तो ग्रेस पीरियड क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई पॉलिसी है उसकी जो ड्यू डेट है उसके बाद भी कुछ दिनों का एक ग्रेस पीरियड मिलता है पॉलिसी होल्डर को कि आप उस पीरियड तक भी अपना प्रीमियम जमा करा सकते हो विदाउट एनी लेट फीस। ठीक है, और उस कंडीशन क्या होती है कि आपकी पॉलिसी लैप्स भी नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई भी पॉलिसी है, मान लो कि ए ने कोई पॉलिसी परचेज की, इसका जो पेमेंट पे करनी थी वो मान लो 1 जनवरी को करनी थी, 1 जनवरी 2023। बट इसमें क्या होता है कि
1 जनवरी के बाद में भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ ग्रेस पीरियड प्रदान कर देती है। तो ये जो ग्रेस पीरियड होता है वो इसके जो मैक्सिमम जो डेज होते हैं वो अलग अलग मोड पे अलग अलग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी पॉलिसी का जो मोड है, ऐसी पॉलिसी जिसका मंथली मोड है, तो उसमें जो ग्रेस पीरियड देती है इंश्योरेंस कंपनी वो देगी 15 डेज का। कितने दिन का? 15 डेज का। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। यानी कहने का मतलब अगर एक ही पॉलिसी का जो मोड है वो क्या है? मंथली है, तो उसको 15 दिन और मिल जाएंगे, यानी वो अपना जो प्रीमियम है वो 16 जनवरी 2023 तक पे कर सकता है। तो ये उसको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल गया और इसमें पॉलिसी इन्फोर्स रहती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी विदाउट जो लेट फीस जो लगती है वो भी नहीं लगती। ठीक है, तो ग्रेस पीरियड में विदाउट लेट फीस प्रीमियम जो एक्चुअल में जो उसका प्रीमियम होगा वही इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से रिसीव करेगी। ठीक है, अगर आपका मोड है क्वार्टरली, ठीक है, या फिर है आपका हाफ ईयरली, ठीक है, या है आपका मोड ईयरली। ठीक है, तो ये अगर तीनों ही मोड है आपके पास तो इसमें जो आपका ग्रेस पीरियड रहेगा दोस्तों वो रहेगा नॉट लेस देन 30 डेज। तो ये अपने को याद रखना है कि अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड है तो नॉट लेस देन 30 डेज, यानी कम से कम उसको 30 दिन का तो ग्रेस पीरियड मिलेगा। 30 से ऊपर 31 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो डिफर मंथ पे डिपेंड करता है ना। तो इसमें क्या है? नॉट लेस देन 30 डेज, यानी मिनिमम 30 डेज का ही आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। प्रेजेंट टाइम ये हो गया कि लगभग जो नए प्लान्स आ रहे हैं उसमें 30 डेज है, या जो पुराने प्लान थे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के उसमें 31 डेज का था। ठीक है, तो बट आपको क्या क्या याद रखना है? नॉट लेस देन, यानी 30 दिन से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 दिन का इनको क्या मिलेगा? ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो अगर यहाँ पे अगर अपने ए की बात करें तो अगर ए का अगर मंथली मोड नहीं है तो उसका क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर उसका ईयरली मोड है तो उसको कम से कम मान लो, अब आप अगर 30 दिन भी लेते हो तो लगभग उसको 1 फेब तक क्या होगा? 1 फेब 2023 तक उसको क्या मिल जाएगा? ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, तो विद एग्जांपल अपने को पता याद रखना कि ग्रेस पीरियड होता क्या है। और मोड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। सरेंडर वैल्यू becomes payable after how many years of policy operation since इंस्पेक्शन ऑफ यूलिप्स। यानी मैंने एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था, उसमें मैंने एक बताया कि सरेंडर वैल्यू उस तभी मिलेगी जब पॉलिसी कम से कम कितनी 3 साल तक चली हो, यानी 3 साल तक पॉलिसी होल्डर ने उसका फुल पेमेंट की हो। बट यूलिप के केस में थोड़ा अलग है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये आपको याद रखना है। तो यूलिप के केस में जो सरेंडर वैल्यू है वो कितने साल कंप्लीट करने के बाद मिलती है ये आपको बताना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बी सेकेंड ईयर, सी 3 ईयर एंड डी एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्या रहेगा? डी, एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। तो जो अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि यूलिप का जो लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड वो कितना होता है? वो भी कितना होता है? 5 ईयर। क्योंकि 5 ईयर के बाद यूलिप में क्या एक है कि आपको सरेंडर वैल्यू आप अपनी जो यूलिप पॉलिसी है उसको सरेंडर करवा सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि इसमें लगभग आपको आप मान सकते हो कि लगभग पूरी अमाउंट, यानी जितनी जो अमाउंट है उसमें डिडक्ट नहीं होता ज्यादा सरेंडर में, तो आपको लगभग पूरी अमाउंट ही मिल जाती है। यूलिप में कोई थोड़ी बहुत अमाउंट है वही डिडक्ट होती है, बाकी जितनी भी सारी अमाउंट है वो पॉलिसी होल्डर को पे की जाती है। बट जो अदर यूलिप के अलावा जो अदर प्रोडक्ट है उसमें क्या होता है कि आपको जो पैसा है वो मिनिमम 30% तो इंश्योरेंस कंपनी को देना अनिवार्य है। उससे ऊपर आपको जो 100% जो आपकी वैल्यू थी उसका 70% मिल जाता है, 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, बट वो 30% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में याद रखना, यूलिप के प्लान में लॉक इन पीरियड या फिर जो सरेंडर वैल्यू कितने साल बाद मिलती है वो मिलती है एट द एंड ऑफ 5 ईयर। यूलिप के अलावा जो है तो अगर आप पूछ ले तो वो उसमें है 3 ईयर। ठीक है,
ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है द पर्सन टू बिकम इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड इज नोन एज, यानी कहने का मतलब कि जो इंश्योर्ड पर्सन है या जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो फिर किसे दिया जाता है, ठीक है, तो उसका वो हकदार कौन बन जाएगा, तो उसको आपको बताना है कि उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन है असाइनी, बी है असाइनर, सी है क्लेमेंट एंड डी है नॉमिनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉमिनी, ठीक है। तो जो भी नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है पॉलिसी होल्डर द्वारा या इंश्योर्ड पर्सन द्वारा, ठीक है, या लाइफ एश्योर्ड द्वारा, ठीक है, तो उसका जो भी नॉमिनी है उसकी डेथ के बाद उसको सारी जो क्लेम की राशि है वो मिलती है, ठीक है। अगर किसी पॉलिसी में नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वो उसको बोलते हैं जो ओपन टाइटल, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ओपन टाइटल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी वाइफ कहती है कि मुझे चाहिए, या फिर उसकी जो मदर है इंश्योर्ड पर्सन या पॉलिसी होल्डर की वो कहते हैं कि मुझे चाहिए पैसा, क्लेम का पैसा, या उसके बच्चे हैं वो कहते हैं कि मुझे चाहिए, या उसका फादर है, मानो अलग अलग जो मेंबर हैं उनके भी डिस्प्यूट होता है, तो उसमें क्या होता है कोर्ट का जजमेंट लिया जाता है। कोर्ट डिसाइड करता है कि इसका जो लीगल हायर है वो कौन होगा, ठीक है। तो कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो भी लीगल हायर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट द्वारा, ये आपको याद रखना है, कौन, लीगल हायर, ठीक है। तो लीगल हायर को ही क्या मिलता है, फिर वो क्लेम की राशि मिलती है। अगर किसी पॉलिसी में नॉमिनी रजिस्टर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि टाइटल ओपन है, तो उस कंडीशन में कोर्ट अपना जजमेंट देती है कि लीगल हायर यानी जो क्लेम का जो पैसा है वो किसको मिलेगा, तो जो लीगल हायर है उसको मिलता है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो अभी देखिए इसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सेक्शन 39 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 डील विद नॉमिनेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सेक्शन जो 39 है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, उसमें क्या मेंशन है, उसमें नॉमिनेशन को डिफाइन किया गया है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि सेक्शन जो 39 है वो किसको डिफाइन करता है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, वो किसको करता है, नॉमिनेशन को, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको एक लास्ट क्लास में असाइनमेंट बताया था, असाइनमेंट, तो जो असाइनमेंट है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 में डिफाइन है, ये आपको याद रखना है। दोनों एक्ट 39 में क्या है, नॉमिनेशन है, और 38 में क्या है, असाइनमेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे दिया हुआ है कि इफ द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योर्ड पर्सन in an insurance policy are two different people, then in this case the policy holder cannot appoint a nominee, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें जो पॉलिसी होल्डर है वो तो कोई और है, ठीक है, और जो इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, या जो लाइफ एश्योर्ड है यानी जिसका रिस्क कवर है, ठीक है, तो इसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है, इंश्योर्ड पर्सन, तो इंश्योर्ड पर्सन कौन सकता है, जो लाइफ एश्योर्ड है वो भी हो सकता है, ठीक है, यानी उसी के ही अलग अलग नाम है। तो अगर ऐसी पॉलिसी जिसमें पॉलिसी होल्डर अलग है और इंश्योर्ड पर्सन जो डिफर है, ठीक है, यानी एक पॉलिसी में दो पर्सन आगे जो अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा, नॉमिनेशन है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा, यानी नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, नो नॉमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, ये चाइल्ड प्लान में होता है। चाइल्ड प्लान में क्या होता है, बच्चा मान लो माइनर है यानी 18 साल से कम है, तो उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, तो उसके लिए पॉलिसी परचेज करेंगे, तो जो पॉलिसी परचेज करेगा वो कौन होगा, पॉलिसी होल्डर होगा। बट इंश्योरेंस किसका, इंश्योरेंस तो उस चाइल्ड का ना, तो चाइल्ड क्या हो गया, इंश्योर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, या लाइफ एश्योर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक ही पर्सन में, यानी एक जो बीमा खरीदा है वो हो गया, दूसरा जिसका बीमा लिया है वो हो गया, तो दोनों पर्सन अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा यानी मेजर हो जाएगा,
तो बच्चे के पास राइट आ जाएंगे अपनी जो पॉलिसी है उसके। फिर बच्चा अपने हिसाब से किसी भी पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। तो ये आप याद रखना, जब भी दो पर्सन होंगे, पॉलिसी होल्डर और जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अलग अलग है, तो उस कंडीशन में नॉमिनेशन नहीं होता, नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया जाता। ये किस केस में होता है? ये चाइल्ड प्लान में होता है। चाइल्ड प्लान में जब, क्योंकि जब बच्चों के लिए जो प्लान होता है, जब बच्चा 18 साल से छोटा होता है तो उसके लिए जो परचेज करता है वो करता है वो कौन करता है? उनके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या होंगे यहाँ पे? पॉलिसी होल्डर। बच्चा क्या होगा? इंश्योर्ड पर्सन होगा या लाइफ एश्योर्ड होगा ये, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जब बच्चा 18 साल कंप्लीट कर लेगा अपनी एज, तो उसके पास राइट होंगे उस पूरी पॉलिसी के। और 18 साल के बाद बच्चा अपने हिसाब से उसके पास राइट है कि वो किसको अपना नॉमिनी है वो अपॉइंट करना चाहता है। तो वो 18 साल यानी वो मेजर होने के बाद ही उसमें नॉमिनी अपॉइंट होगा। तो आई होप कि आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है, इफ द नॉमिनी अपॉइंट इज ए माइनर देन in this case the life assured needs to duly appoint an appointee। यानी कि अगर कोई भी पर्सन नॉमिनी अपॉइंट करता है अपनी पॉलिसी में, और वो नॉमिनी क्या है? माइनर है। माइनर माइनर मतलब लेस देन 18 ईयर, ठीक है, अगर वो 18 साल से छोटा है। तो इन दिस केस द लाइफ एश्योर्ड नीड्स टू अपॉइंट एन अपॉइंटी, यानी वो किसको अपॉइंट करेगा? एक अपॉइंटी को नियुक्त करेगा, ठीक है। और वो अपॉइंटी होगा, वो क्या होगा? हु इज ए मेजर, यानी वो क्या होगा? मेजर होगा, यानी कि वो क्या होगा? 18 साल से प्लस होगा, ठीक है। तो माइनर होता है वो 18 साल से कम होता है, और जो मेजर होता है वो 18 साल से ज्यादा का होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है माइनर और मेजर में, ठीक है। तो अपॉइंटी जो नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि बच्चा जो नॉमिनी है वो माइनर है, क्योंकि 18 साल से छोटा है, तो उसके पास क्या है? लीगली राइट नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अपॉइंटी नियुक्त होगा। अपॉइंटी क्या होगा? मेजर होगा। और मेजर क्या करेगा? जो अपॉइंटी है वो क्या करेगा? एक ड्यूली साइन करेगा एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कि मैं जो भी टर्म एंड कंडीशन है अपॉइंटी की वो मैं फुलफिल करूंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 24 क्वेश्चन। द पीरियड बिटवीन द लोन अप्रूवल डेट एंड द एनिवर्सरी डेट ऑफ द पॉलिसी इज नॉन एज, ठीक है। तो इसने पूछा है कि जो लोन अप्रूवल डेट होती है और जो एनिवर्सरी डेट होती है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है ग्रेस पीरियड, ठीक है। बी नंबर है बोनस पीरियड, सी है ब्रोकन पीरियड, और डी है इंटरेस्ट फ्री पीरियड। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ब्रोकन पीरियड, ब्रोकन पीरियड। तो इसको विद एग्जांपल अपने समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ए ने अपनी पॉलिसी पे जो लोन लिया, वो लोन की जो अप्रूवल डेट थी वो थी 1 जनवरी, ठीक है। और जब ए ने अपनी जो पॉलिसी शुरू की थी, यानी जो उसकी एनिवर्सरी डेट है जो पॉलिसी की, एनिवर्सरी डेट को अपने डीओसी डेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डीओसी डेट। डीओसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। तो डीओसी क्या होती है? डेट ऑफ कमेंसमेंट, या उसको अपने बोल सकते हैं कि एनिवर्सरी डेट, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो एनिवर्सरी डेट या जो डीओसी डेट थी वो क्या थी? 1 जुलाई, ठीक है। अब 1 जुलाई को LIC ने किसी भी ईयर में, मान सकते हो कि 1 जुलाई 2015 में LIC की पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, और इसकी जो लोन जो अप्रूवल हुआ वो हुआ 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। एप्लीकेशन देने के बाद लोन अप्रूवल होगा ना। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी उसने लोन अप्रूवल किया 1 जनवरी को, ठीक है। बट उसकी क्या थी? जो एनिवर्सरी डेट है वो क्या है? 1 जुलाई है। तो ये जो बीच का जो 6 मंथ है, बीच के जो 6 मंथ है, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ब्रोकन पीरियड। अब ये ब्रोकन पीरियड क्यों होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये आप ये विद एग्जांपल समझ लेना कि ब्रोकन पीरियड एक्चुअल में होता क्या है। तो जो लोन अप्रूवल डेट होती है और जो
पॉलिसी स्टार्ट करने की जो डेट होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डीओसी डेट या फिर एनिवर्सरी डेट, ठीक है। डीओसी की फुल फॉर्म डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। तो इन बीच का जो भी टाइम पीरियड होगा, चाहे वो 6 मंथ हो, चाहे 1 मंथ हो, चाहे 2 मंथ हो, चाहे 3 मंथ हो, या कुछ दिन का जो टाइम पीरियड हो, 7 दिन 10 दिन, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दोस्तों ब्रोकन पीरियड, ठीक है। अब देखिए ब्रोकन पीरियड में कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, ठीक है, ये अपने को याद रखनी है। तो देखिए यहाँ लिखा है, जनरली इफ द डेट ऑफ द एनिवर्सरी इज मोर देन 6 मंथ, is more than 6 month away, then broken period will be between the loan approval date and 6 month prior to the date of the policy anniversary. Interest is charged separately for the broken period. तो इसमें क्या होता है कि विद एग्जाम्पल मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई भी पर्सन है, उसने क्या लिया है, लोन लिया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ए ने 1 जनवरी 2022 को उसका क्या हुआ था, लोन अप्रूवल हुआ था, और उसकी जो एनिवर्सरी डेट थी वो क्या थी, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2015 को उसने पॉलिसी ली थी। तो यहाँ पे अपने को, अपने एक बार ईयर को भूल जाओ, ईयर का यहाँ पे वैसे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये 6 मंथ का जो उसका पीरियड है, मैंने आप बताया कि जो 6 मंथ है, ये क्या था इसका, ये था ब्रोकन पीरियड। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये 6 मंथ, अब इसमें क्या होगा, जनरली इफ द डेट ऑफ द एनिवर्सरी इज मोर देन 6 मंथ, अगर ये 6 मंथ से ज्यादा होती है, देन ब्रोकन पीरियड विल बी बिटवीन द लोन अप्रूवल डेट एंड 6 मंथ prior to the date of the policy anniversary. Interest is charged separately for the broken period. तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो बीच का टाइम होगा, अगर ये 6 मंथ है तो ठीक है, तो 6 मंथ का लेंगे। अगर मान लो कि ये 6 मंथ ना होके मान लो कि ये 5 मंथ होता, क्या होता, 5 मंथ होता, तो ये 5 महीने का जो जो इंटरेस्ट है, ये अलग से जो पॉलिसी होल्डर है उससे लिया जाता है 5 मंथ का। अगर 3 मंथ का 3 मंथ का, 10 दिन है तो 10 दिन का इंटरेस्ट पे जो पॉलिसी होल्डर है उससे अलग से लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, ये देखिए क्यों है, द मिनिमम पीरियड फॉर विच द लोन कैन ग्रांटेड इज 6 मंथ। यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो उसको कम से कम कितने महीने का, 6 मंथ का लोन अप्रूव किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इफ द पॉलिसी होल्डर विशेस टू रीपे द लोन बिफोर 6 मंथ ही विल हैव टू पे द लोन इंटरेस्ट फॉर मिनिमम 6 मंथ। यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो कम से कम कितने समय के लिए लोन देती है, 6 मंथ के लिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि ए ने 1 जनवरी 2022 को लोन लिया, और इसने क्या किया, 1 फरवरी 2022 को क्या कर दिया, लोन है वो क्या कर दिया, पे कर दिया। बट जो ए को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 6 मंथ का ही करना पड़ेगा, 6 महीने का ही करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो 6 महीने का ही कोई इंश्योरेंस कंपनी लेती है। चाहे आपने पैसा 1 दिन यूज किया है, चाहे 10 दिन यूज किया है, चाहे 1 महीना किया है, चाहे 2 महीना किया है, चाहे 4 महीना किया है, या 5 महीना, ठीक है। तो और चाहे आपने 6 महीने किया तो 6 महीने का ले लेंगे। तो जितना भी टाइम हो गया, मिनिमम 6 मंथ का तो कंपनी आपसे क्या है, इंटरेस्ट लेगी लेगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी को अगर ये चीज पता होती है तो वो क्या करेगा, वो 6 मंथ लोन का पैसे के अमाउंट को यूज करेगा, और जब 6 मंथ हो जाएंगे तब वो फुल पेमेंट करना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को तो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही होगा ना, तो इसलिए ये किया जाता है। अब क्या होता है कि मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो जो सिक्स मंथ का जो एक अलग जो टाइम लेग बना रखा है, उसी हिसाब से जो है वो किसी भी पॉलिसी होल्डर से जो इंटरेस्ट है वो रिसीव कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ब्रोकन पीरियड होता है, मान लो ब्रोकन पीरियड क्यों रखा गया है कि अगर मान लो कि 1 जनवरी को ए ने लोन लिया, ठीक है, और ए की मान लो कि जो एनिवर्सरी जो है या जो डीओसी डेट है वो मान लो ये है होगी 1 अप्रैल। यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा, 1 अप्रैल है। अब बीच में जो 3 मंथ है, बीच में कितने हैं, 3 मंथ,
जो 3 महीने है, इसका क्या करेगी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अलग से इंटरेस्ट ले लेगी 3 महीने का। उसके बाद में क्या रहेगा, उसका जो इंटरेस्ट लेगा वो 1 अप्रैल से फिर स्टार्ट कर देगी कि 1 अप्रैल से आगे के जो 6 महीने होंगे, यानी कि लगभग अक्टूबर में, कि अक्टूबर में एक बार ले लिया, फिर वापस अप्रैल में एक बार ले लिया लोन, लोन का जो इंटरेस्ट है वो, ठीक है। इसलिए ये क्या कहते हैं कि ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है ये ब्रोकन पीरियड होता है, और जो ये बीच का जो जितना भी टाइम होगा ब्रोकन पीरियड का, अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो 6 मंथ का अलग से ले लेंगे, ठीक है। और बाकी का जो टाइम बचेगा वो एनिवर्सरी के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। अगर वो 6 मंथ से कम है तो इसका जो इंटरेस्ट है वो अलग ले लिया, ठीक है। उसके बाद में जो इनका जो एक जो सर्कल बन जाएगा ना कि इनकी जो एनिवर्सरी डेट है, यानी एक तो उनको जो पे करना है कब करना है, एक तो जब उनकी एनिवर्सरी डेट होगी तब, और एक एनिवर्सरी डेट के 6 महीने बाद उनको जो इंटरेस्ट है वो पे करना होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि कम से कम 6 महीने का जो सर्कल है वो बना रहे, इसीलिए जो ब्रोकन पीरियड रखा गया कि बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसका अलग से ले लेंगे। उसके बाद में उनकी एनिवर्सरी डेट से पॉलिसी होल्डर की जो पॉलिसी की जी एनिवर्सरी डेट है वहां से क्या कर लेंगे, ये एक सर्कल बना लेंगे कि जो पॉलिसी होल्डर है वो हर 6 मंथ बाद जो है वो अपना जो इंटरेस्ट है वो पे कर दे। तो ये सर्कल बनाने के लिए ब्रोकन पीरियड रखा गया है कि बीच का अलग ले लेंगे, उसके बाद 6 मंथ का अपने एक सेगमेंट बना लेंगे। तो 6 मंथ जो स्टार्ट करेंगे वो जो एनिवर्सरी डेट होगी वहीं से ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मैंने विद एग्जांपल आपको बता दिया कि 1 अप्रैल अगर इसकी ये अगर एनिवर्सरी डेट है तो उसको एक तो अक्टूबर में देना होगा और एक अप्रैल में देना होगा। और अब क्योंकि इसका जो लोन है वो अप्रैल से पहले जो सैंक्शन हुआ था, अप्रूव हुआ था, तो जो 3 मंथ का जो टाइम पीरियड है इसमें क्या होगा, ये अलग से इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे कि 3 महीने का अलग दे दो, उसके बाद में आपका 6 महीने का जो है वो सर्कल बन जाएगा। तो इसलिए ये ब्रोकन पीरियड रखा गया है, ठीक है। और एनिवर्सरी डेट और जो लोन अप्रूवल डेट है ये मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया है, तो आपको याद रखना है। और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, मिनिमम 6 मंथ के लिए लोन देती है, तो वो आप पर डिपेंड है कि अगर आपने 1 महीने का यूज करके पे कर दे हो, पर फिर भी आपको 6 मंथ का तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो है द प्रोसेस ऑफ द क्लोजिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी और राइटिंग इट ऑफ बिफोर इट्स मेच्योरिटी डेट बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है ये एक कोई प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी को बंद किया जाता है या फिर उसको क्या किया जाता है, राइटिंग ऑफ किया जाता है बिफोर इट्स मेच्योरिटी डेट, यानी उसकी मेच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है, उसकी मेच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है। किसके द्वारा, बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इससे पहले अपने क्वेश्चन क्या था कि कोई भी पॉलिसी है वो कोई भी पॉलिसी है वो इंश्योर्ड पर्सन द्वारा या जो पॉलिसी होल्डर है उसके द्वारा मेच्योरिटी से पहले बंद कराई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सरेंडर कहते हैं, ठीक है। और उससे मिलने वाली जो अमाउंट होती है उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू या कैश वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्या है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पॉलिसी है वो समय से पहले यानी मेच्योरिटी से पहले बंद कर दी जाती है, किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, ठीक है। जब पॉलिसी होल्डर करता है तो उसको कहते हैं सरेंडर, और जब इंश्योरेंस कंपनी मेच्योरिटी से पहले जो पॉलिसी है उसको बंद करती है तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका नंबर ए ऑप्शन है सरेंडर, बी है मेच्योर एंड सी है लैप्स और डी है फोरक्लोजर। तो सीधा सा है कि सरेंडर तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि जो मेच्योरिटी से पहले जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो कौन बंद कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। अगर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर करता है फिर तो अपना ए ऑप्शन था ही कि सरेंडर कहेंगे इसको, बट यहाँ पे क्या कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोरक्लोजर, ठीक है। क्या होगा, फोरक्लोजर। तो जब भी मेच्योरिटी से पहले अगर पॉलिसी बंद की जाती है, ठीक है, क्लोज की जाती है, किसके द्वारा, पॉलिसी होल्डर द्वारा, पॉलिसी होल्डर या फिर इसको अपने क्या बोल सकते हैं, इंश्योर्ड पर्सन जो होता है, इंश्योर्ड द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सरेंडर। लास्ट अपने ये क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। और इसी का अगर ये हो जाए कि मेच्योरिटी से पहले क्लोज करती है, कौन करती है, इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको क्या कहेंगे, फोरक्लोज कहेंगे, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। तो फोरक्लोज क्या होता है, थोड़ा बता देता हूं। फोरक्लोज क्या होता है, फोरक्लोज होता है दोस्तों
मान लो कि ए ने LIC की कोई पॉलिसी ले रखी थी और उसके अगेंस्ट ए ने 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, अब लोन लेने के बाद ए ने क्या किया, ना तो उसने प्रीमियम भरा, यानी उसका प्रीमियम भी ड्यू है। ठीक है, साथ ही उसने ना ही पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन लिया था उसका लोन इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी कंपनी है वो क्या करती है कि किसी भी कंपनी ने, मान लो उसका कस्टमर, उसने उसकी पॉलिसी ले रखी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ए ने LIC की पॉलिसी के अगेंस्ट 1 लाख का लोन लिया था। तो ये मान लो कि अगर LIC ने जो 1 लाख का उसको लोन दिया है, ठीक है, तो मान लो कि अगर इस पॉलिसी में अगर उसकी अप्रोक्स मान लो कि वैल्यू थी 1,20,000 रुपये। ठीक है, 1,20,000 थी, तो लगभग जो मैक्सिमम जो कोई भी पॉलिसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो मैक्सिमम जो लोन देती है ना किसी भी पॉलिसी होल्डर को, तो उसकी जो पॉलिसी की जो वैल्यू है, ठीक है, जो भी उसने प्रीमियम जमा किया है, जो भी उस पे उसको बोनस मिला है यानी जो ब्याज मिला है, तो उसकी जो टोटल जो उसकी उस पॉलिसी की जो वैल्यू होती है उसका मैक्सिमम 90% देती है। ठीक है, कितना मैक्सिमम 90%। तो यहाँ पे मान लो कि ए की पॉलिसी की वैल्यू थी 1,20,000। ठीक है, और उस LIC ने इसको लोन दे दिया 1 लाख का। अब इसकी पॉलिसी की जो वैल्यू थी वो शेष कितनी बची, यहाँ पे कितनी बची, 20,000 रुपये। अब 20,000 क्या हुआ कि यहाँ पे क्या किया कि ना तो इसने प्रीमियम पे किया, अब प्रीमियम पे नहीं करेगा तो इसकी जो वैल्यू है पॉलिसी की वो 1,20,000 ही रहेगी ना, क्योंकि अगर प्रीमियम पे करता तो उस पे उसको ब्याज भी मिलता है, यानी जो बोनस कहते हैं इन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी। तो ना तो उसने प्रीमियम पे किया और ना ही अब प्रीमियम पे नहीं करेगा तो उस पर उसको बोनस भी नहीं मिलेगा, यानी उसकी जो वैल्यू थी वो तो 1,20,000 ही रही ना अभी तक। तो जो डिफरेंस था जो वो 20,000 ही रहेगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, ना तो प्रीमियम पे किया और ना ही उसने लोन इंटरेस्ट पे किया और ना ही मान लो प्रिंसिपल था जो लोन का वो पे किया। तो उसमें होगा क्या कि जब उसका लोन तो इंटरेस्ट तो लग रहा है ना उस पे, तो जब भी उसका जो इंटरेस्ट है वो 20,000 पूरा हो जाएगा, ठीक है, या फिर 20,000 पूरा, मान लो अगर राउंड फिगर नहीं होता, मान लो कि उसका 18 या 19,000 रुपये भी हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि उसकी अब अमाउंट कितनी बची, 1,000 रुपये या 500 रुपये, तो जब उनकी जो इनका सिस्टम होता है उसमें क्या देखा जाए कि नेक्स्ट अगर अपने फोरक्लोज नहीं करेंगे तो जो इसकी जो वैल्यू है वो तो माइनस में चली जाएगी ना। तो इसलिए जब भी इसके नियर बाय इसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, 20,000 के नियर बाय ए ने ना ही प्रीमियम भरा, उससे उसकी जो पॉलिसी की जो वैल्यू थी वो नहीं बढ़ी, लोन बढ़ता गया, तो जब भी उसका जो लोन इंटरेस्ट है वो 20,000 के नियर बाय आ जाएगा, 17,000, 18,000, 19,000 या पूरे 20,000 आ गए, तो उस कंडीशन में क्या करेगी, जो LIC है वो ए की जो ये पॉलिसी थी इसको क्या कर देगी, फोरक्लोज कर देगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये फोरक्लोज कैसे होती है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जब भी कोई पॉलिसी फोरक्लोज हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर को एक लेटर इश्यू हो जाता है कि आपकी पॉलिसी फोरक्लोज होगी। ठीक है, अब उस लेटर को पढ़ के क्या करता है कि अगर पॉलिसी होल्डर चाहता है कि मैं इस पॉलिसी को दोबारा से फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं अपना ड्यू प्रीमियम है वो भी पे कर दूंगा और मेरा जो जितना भी ड्यू इंटरेस्ट है वो भी पे कर दूंगा, जो भी लोन अमाउंट है वो भी मैं पे कर दूंगा, बट अगर वो अपना जो लोन इंटरेस्ट है या जो भी उसका प्रीमियम ड्यू है वो विद लेट फीस वो पे करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, री इंस्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी फोरक्लोज हुई पॉलिसी को फिर से शुरू किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, री इंस्टेटमेंट। ठीक है, और जब भी बंद हुई पॉलिसी को फिर से शुरू किया जाता है तो उसको कहते हैं रिवाइवल। ठीक है, दोनों में याद रखना, रिवाइवल कब होता है, जब आपकी लैप्स पॉलिसी फिर से शुरू की जाती है तो उसको कहते हैं रिवाइवल। ठीक है, और जब एक फोरक्लोज पॉलिसी को फिर से शुरू किया जाता है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, री इंस्टेटमेंट। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब जब भी कोई पॉलिसी होल्डर चाहता है कि मैं अपनी फोरक्लोज पॉलिसी को फिर से शुरू करना चाहता हूँ यानी री इंस्टेटमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो दो चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, एक तो कि जब भी वो फिर से शुरू करे तो उसको कहेंगे द पॉलिसी होल्डर इज मेडिकली फिट, यानी वो एक मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर उसकी एज ज्यादा है तो उसको एक मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी जाना
जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि वो एक मेडिकली फिट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो अपने अभी वो वापिस से शुरू कर रहा है यानी क्लेम के पर्पज से। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट देयर ऑन इज पेड टिल डेट, यानी जो भी उसका आउटस्टैंडिंग क्या है, लोन का जो इंटरेस्ट है वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एज वेल एज उसको प्रीमियम जो उसका ड्यू है वो भी पे करना पड़ेगा। तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी पॉलिसी रीइंस्टेट हो जाएगी। ठीक है, अगर वो ये दो कंडीशन को फॉलो कर लेता है। ठीक है, अब देखिए, इफ द बैलेंस सरेंडर वैल्यू हैज बीन पेड टू द पॉलिसी होल्डर, यानी मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैंने आपको ये लास्ट में बताया था कि जब भी उसकी जो लोन इंटरेस्ट है वो 20,000 के नियर बाय चला जाएगा। मान लो कि ए का जो, मान लो आफ्टर 2 ईयर इसका जो लोन इंटरेस्ट था वो हो गया 19,000 रुपये। तो अब उसकी जो सरेंडर वैल्यू क्या बची, सरेंडर वैल्यू बची सिर्फ 1,000 रुपये। तो इस कंडीशन में क्या करेगी, LIC क्या करेगी, ए की जो ये पॉलिसी है उसको क्या कर देगी, फोरक्लोज कर देगी। अब जब मैंने आपको बताया कि जब जब भी फोरक्लोज एक्शन कोई इंश्योरेंस कंपनी लेती है तो पॉलिसी होल्डर को क्या होता है, एक लेटर इशू होता है और उससे अगर अकाउंट डिटेल मांगी जाती है कि आपका जो पैसा है वो आप ले सकते हो कि 1,000 रुपये आपकी सरेंडर वैल्यू बची है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर ने वो लेटर पढ़ के, ठीक है, और पॉलिसी होल्डर ने क्या किया, वो लेटर पढ़ के और जो भी मान रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने मांगी है, क्योंकि अब पैसा तो अकाउंट में जाना है, तो उसने दे दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसने फोरक्लोज जो एक्शन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो और एक्सेप्ट करने क्या होगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट बची है 500 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये, यानी उसको क्या बोलेंगे कि वो सरेंडर वैल्यू है। ठीक है, तो जो सरेंडर वैल्यू जो बची वो हैज बीन पेड टू द पॉलिसी होल्डर। अगर वो पॉलिसी होल्डर को कोई इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन इन दिस केस द पॉलिसी कैन नॉट बी रीइंस्टेट। तो इस कंडीशन में पॉलिसी रीइंस्टेट नहीं होगी। ठीक है, यानी पॉलिसी फिर से शुरू नहीं होगी। एज इट इंडिकेट दैट द पॉलिसी होल्डर हैड एक्सेप्टेड द फोरक्लोज एक्शन, यानी कि जब सरेंडर वैल्यू उसके अकाउंट में चली गई तो इसका मतलब ये होता है कि जो फोरक्लोज एक्शन है, यानी जो सरेंडर वैल्यू जो पॉलिसी होल्डर है उसने स्वीकार कर ली, तो इसका मतलब होता है कि उसने जो फोरक्लोजर एक्शन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो उसको लेटर मिलने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है नहीं मैं तो सरेंडर वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो फिर से शुरू करवानी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेगी, एक इंश्योरेंस कंपनी उसकी पॉलिसी को रजिस्ट्रेट कर देगी। ठीक है, सरेंडर वैल्यू यानी उसने वो जो बचा हुआ पैसा ले लिया तो उसके बाद में उसकी पॉलिसी रजिस्ट्रेट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी क्या मानती है, ये कंपनी मानती है मॉरल हजार्ड मानती है कि कहीं ये मॉरल हजार्ड का डाउट मानती है कि ये कहीं अपने बेनिफिट के लिए तो शुरू नहीं करवा रहा कि मुझे क्लेम का पैसा मिल जाए या ऐसा कुछ। तो इसलिए कंपनी इस कंडीशन में सरेंडर वैल्यू पे कर दिया तो उसको जो पॉलिसी है वो रीइंस्टेट नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में जो पॉलिसी है वो रीइंस्टेट नहीं होते, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको फोरक्लोजर समझ में आ गया होगा। फोरक्लोजर और रिवाइवल में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, और रीइंस्टेटमेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और किस कंडीशन में रीइंस्टेट पॉलिसी नहीं होती है ये मैंने बता दिया आपको, और किस कंडीशन में होती है वो मैंने बता दिया कि मेडिकली फिट होना चाहिए और आउटस्टैंडिंग लोन है टिल दी डेट, और जो प्रीमियम की अमाउंट है वो उसको विद लेट फीस पे करनी होगी, तभी उसकी पॉलिसी क्या होगी, रीइंस्टेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है क्लेम्स अराइजिंग विद इन 2 ईयर ऑफ द डेट ऑफ द कमेंसमेंट और रिवाइवल नोन एज। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि जो भी डीओसी डेट मैंने क्या होता है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी जब से बीमा शुरू हुआ है। ठीक है, तो बीमा शुरू होने या फिर रिवाइवल होने के 2 साल के अंदर अंदर अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, तो ये अपने को बताना है। तो ए है अर्ली डेथ क्लेम, बी है नॉन अर्ली डेथ क्लेम, सी है प्रीमेच्योर डेथ क्लेम, और डी है ए एंड सी बोथ। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी, यानी कोई भी पॉलिसी के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की विद इन 2 ईयर डेथ हो जाती है तो उसको अर्ली डेथ क्लेम या प्री मेच्योर डेथ क्लेम कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। तो विद एग्जांपल समझ लेते हैं कि ए ने कोई मान लो पॉलिसी ली, ठीक है, उसकी डीओसी डेट क्या थी, यानी उसने पॉलिसी कब ली, 1 जनवरी 2020 को। अब मान लो कि अब इसके 2 साल कब पूरे होंगे, इसके 2 साल पूरे होंगे 1 दिसंबर
2022 को, ठीक है। अब 1 दिसंबर 2022 से पहले अगर ए की डेथ हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, अर्ली डेथ क्लेम या प्री मेच्योर डेथ क्लेम, ठीक है। अगर इसी प्रकार रिवाइवल समझ लो कि ए की जो पॉलिसी थी वो 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुई, ठीक है। और इसकी पॉलिसी क्या होगी, इसने 1 साल बाद क्या होगी, इसकी पॉलिसी होगी लैप्स, यानी इसकी जो पॉलिसी थी वो 1 जनवरी 2023 को क्या होगी, लैप्स होगी, ठीक है। यानी उसने प्रीमियम पे नहीं किया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ए ने मान लो कि इस पॉलिसी को रिवाइव करा लिया, फॉर एग्जांपल इसने इस पॉलिसी को रिवाइव कब कराया, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। ये कब कराया, ये हो गया रिवाइवल। तो यहाँ पे क्या हुई थी इसकी पॉलिसी, लैप्स। तो रिवाइवल में क्या होगा कि जो 1 साल को जो डिफरेंस ऑफ प्रीमियम है वो विद लेट फीस ए इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देगा। अब इसके 2 साल कब होंगे, इसके होंगे 31 दिसंबर 2026 को, ठीक है। यानी 31 दिसंबर 2026 और 1 जनवरी 2024 के बीच का जो टाइम पीरियड है, अगर इसके बीच में एक ही डेथ हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे, प्री मेच्योर डेथ क्लेम और अर्ली डेथ क्लेम, ठीक है। क्योंकि डीओसी में क्या होता है, नया बीमा होता है, नया बीमा होती है अगर 2 साल के बीच में अगर डेथ होती है तो ये क्या होगा, अर्ली डेथ क्लेम होगा। ऐसे क्या होता है कि अगर आपने पॉलिसी ले रखी है और आपकी पॉलिसी बंद होगी, ठीक है, लैप्स होगी, और आप उसको रिवाइवल करवा रहे हो, ठीक है, यानी फिर से शुरू कर रहे हो, तो रिवाइवल पॉलिसी को भी एज ए न्यू पॉलिसी ट्रीट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, ठीक है। तो उनके लिए भी वो माना जाता है कि ये पॉलिसी नई शुरू हुई है, ठीक है। रिवाइवल को न्यू पॉलिसी के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो इनका भी ये क्या है कि आपने चाहे 5 साल पॉलिसी चला के फिर 6ठे साल रिवाइव हुई है आपकी, फिर भी आपका 2 साल का जो टेन्योर है वो आगे एज ए न्यू पॉलिसी ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। तो टेन्योर के बीच में कभी भी आपकी पॉलिसी लैप्स हो, आप फिर से रिवाइव करा रहे हो और उसके आगे 2 साल के बीच में अगर डेथ हो रही है तो उसको नॉन अर्ली क्लेम या प्री मेच्योर डेथ क्लेम ही कहा जाएगा। और अर्ली क्लेम या प्री मेच्योर डेथ क्लेम में क्या होता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है कि जो क्लेम का पैसा है वो कब दिया जाता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है कि हाँ इसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसके बाद में ही इसको इंश्योरेंस का पैसा पार्टी के नॉमिनी को दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये अर्ली क्लेम और प्री मेच्योर डेथ क्लेम इसको 2 साल के बीच में कंसीडर किया जाता है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। और अर्ली डेथ क्लेम या प्री मेच्योर डेथ क्लेम में क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद में ही क्लेम सेटलमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो ये देखिए अर्ली डेथ क्लेम आल्सो रेफर्ड एज प्री मेच्योर डेथ क्लेम, ठीक है। तो प्री मेच्योर डेथ क्लेम या अर्ली क्लेम क्या है, एक ही चीज है, ये अपने को याद रखना है, दोनों एक ही दूसरे के सिनोनिम है। क्लेम्स अराइजिंग आफ्टर मोर देन 2 ईयर, यानी 2 साल के बाद में, पॉलिसी शुरू होने के या रिवाइवल होने के 2 साल के बाद में अगर कोई क्लेम अराइज होता है, मान लो कि पॉलिसी होल्डर की या इंश्योर्ड पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नॉन अर्ली क्लेम। और नॉन अर्ली क्लेम में क्या होता है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन ही क्लेम सेटलमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अपने याद रखना है, ठीक है। 2 ईयर ऑफ द रिस्क और रिवाइवल और रीस्टेटमेंट, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है, ठीक है। तो दोनों चीजें अपने कवर हो गई है कि 2 साल के अंदर अगर डेथ होती है तो अर्ली क्लेम, ठीक है। अगर उसकी जो नया बीमा है चाहे रिवाइवल है, तो रीस्टेटमेंट भी वैसे एक रिवाइवल का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या होती है, उसकी पॉलिसी लैप्स ही होती है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होता है कि उसके अगर 2 साल के बाद अगर उसकी डेथ हुई है तो नॉन अर्ली क्लेम, उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। बीमा शुरू होने के, रिवाइवल होने के या रीस्टेट होने के 2 साल के भीतर अगर डेथ होती है तो उसको प्री मेच्योर डेथ क्लेम या अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। और इसमें क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद में ही क्लेम सेटल किया जाता है। आई होप कि आपको दोनों चीजें दोनों कवर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चलते हैं, प्रिजम्ड टू बी डेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेड जो घोषित किया जाता है वो कब किया जाता है, ठीक है। प्रिजम्ड टू बी dead. Sometimes a person is reported missing without any information about their whereabouts. The Indian Evidence Act provides for the presumption of death in case a person has not been heard of 7 years. यानी कोई भी आदमी अगर गुमशुदा हो जाता है, मिसिंग हो जाता है बिना किसी को बताए,
और अगर वो 7 साल तक मिलता नहीं है, वापस घर नहीं लौटता है, और उस पर्सन का अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसके नॉमिनी को या उसके लीगल हायर को 7 साल बाद क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। जो भी मेच्योरिटी क्लेम अमाउंट होगी वो उसको मिल जाएगी। किसको? जो भी मिसिंग पर्सन का नॉमिनी या उसका जो लीगल हायर है वो। यानी जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो 7 साल बाद उसको डेड मान लेती है, अगर कोई व्यक्ति, मिसिंग व्यक्ति 7 साल तक मिलता नहीं है, ठीक है, या फिर वो वापस घर नहीं आता, तो ठीक है, तो 7 साल बाद क्या होगा, उसको डेड घोषित कर देती है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसके लीगल हायर है, जो नॉमिनी है, जो मिसिंग पर्सन है, उसको मेच्योरिटी की अमाउंट मिल जाती है। पर इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि जब तक 7 साल कंप्लीट ना हो तब तक रेगुलर प्रीमियम पे होना चाहिए, ठीक है। पॉलिसी होल्डर तो मिसिंग हो गया, बट जो उनके उसका जो भी नॉमिनी है या उसका जो लीगल हायर है, जो भी उसके फैमिली के मेंबर हैं, तो उनको रेगुलर बेसिस पे प्रीमियम पे करना होगा, तभी उनको ये मेच्योर्ड, ये जो लास्ट में क्लेम की अमाउंट है वो मिलेगी, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। और ये किस में मेंशन किए गए? इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन है। ये अपने को याद रखना है कि 7 साल तक मिसिंग व्यक्ति का कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, तो जो क्लेम की राशि है 7 साल बाद वो क्लेम अराइज कर सकते हैं जो उनके नॉमिनी या उसके जो लीगल हायर है, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है। और कंडीशन मैंने क्या बताया कि 7 साल तक, मान लो जब भी आप क्लेम प्रस्तुत करो तब तक क्या होगा, उसका जो रेगुलर बेसिस पे है वो प्रीमियम पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, सम इंश्योरर्स ऑफर पॉलिसी होल्डर एन ऑप्शन टू कलेक्ट द मेच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर, दिस ऑप्शन इज आल्सो नोज। तो इसमें क्या है कि इससे पूछा गया कि कई कई बार क्या है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी होल्डर को एक ऑप्शन ऑफर करती है कि जो आपकी मेच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट है, यानी जो लास्ट में मेच्योरिटी में जो इकट्ठा पैसा मिलना है, उसको आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कि साल, 1 साल में आपको चाहिए, 2 साल में, 10 साल में, यानी एज ए एन्युटी, या आपने इसको पेंशन के रूप में बोल सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में हमसे ये पैसा ले लेना। तो जब ऐसी कुछ प्रक्रिया की जाती है तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑप्शन है सेटलमेंट ऑप्शन, बी है एन्युटी ऑप्शन, सी है डेफर ऑप्शन, और डी है क्लेम एक्सटेंडेड ऑप्शन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो बताइए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेटलमेंट ऑप्शन। तो सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है, विद एग्जांपल आपको बता देता हूं। मान लो कि LIC से ए ने पॉलिसी परचेज की, उसकी अभी मेच्योरिटी मिलने वाली है, मान लो 2022 में वो पॉलिसी मेच्योर होने वाली थी, ठीक है। और ए को कितनी अमाउंट मिली थी? 2 लाख, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ए को एक ऑफर दे दिया कि आप ये जो 2 लाख रुपए हैं वो हम आपको ये आप हमसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो आगे 10 सालों में, ठीक है। यानी जो 20-20 हजार अमाउंट करके आप अगले 10 सालों में, यानी 2032 तक भी आप हमसे ये पैसा ले सकते हो इंस्टॉलमेंट में। वो अलग अलग टाइप से, मान लो ये मैं आपको विद एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल। तो ये एक ऑप्शन दे दिया, तो जब अगर अगर ये ऑप्शन ए इसके लिए एग्री होता है तो कौन सा ऑप्शन चलाया जाएगा? ये चलाया जाएगा सेटलमेंट ऑप्शन, ठीक है। तो जब ये एक इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये कौन सा होगा? सेटलमेंट ऑप्शन होगा, जिसमें ए एग्री है कि मुझे जो मेच्योरिटी अमाउंट जो एक साथ मिलनी है 2022 में, ये मुझे आप 2 लाख अमाउंट आगे आने वाले 10 सालों बाद यानी 2032 तक आप दे देना, यानी हर साल मान लो 20-20 हजार रुपये आप मेरे को दे देना। तो ये ऑप्शन क्या कहलाता है? कहलाता है सेटलमेंट ऑप्शन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको जो MCQs है वो अच्छे लेवल के मिले होंगे और जितने भी आपके डाउट है वो भी क्लियर हो गए। तो जो अपनी जो MCQs था, MCQs जो क्लास थी वो आज यहीं तक है। तो अपने जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है इंश्योरेंस, बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, वो अपने पूरी कवर कर ली है, ठीक है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो अपने जो दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने भी हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमारे जो वीडियो की अपडेट है वो अप टू डेट आपको मिलते रहे, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।